प्रश्नावली 14.2 का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल कीजिए। और 3 व्यंजक हमको यहाँ पे दिए गए हैं और तीनों कैसे हैं, देखो 2 घात वाले हैं और तीनों में 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, दूसरे में भी 3 पद हैं और तीसरे में भी 3 पद हैं। तो देखो इससे पहले जो हमने आपको बताई थी प्रश्न, वो कहते हैं सर्वसमीकाओं का प्रयोग था और इस प्रकार की 2 सर्वसमीकाएं हमने आपको बताई थी। मैं यहाँ फिर आपके पास लिख देता हूँ। एक थी आपकी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें क्या होता था, इसमें होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और x माइनस वाले में क्या होता था, बीच वाला पद जो है वो माइनस में होता था, इस प्रकार से। ठीक है, और पहला और तीसरा जो पद थे ये दोनों जो थे पूर्ण वर्ग होते थे, यानी कि स्क्वायर में होते थे। अब देखो चूंकि हमको जो तीनों प्रश्न दिए गए हैं, 8 किसी संख्या का वर्ग होता है, नहीं होता है। क्या होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ठीक है, 8 किसी का नहीं होता। इसी प्रकार 21 भी किसी का नहीं होता और 16 होता है, 4 चौको 16। ठीक है, अगर 16 है तो 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन इसका जो बीच वाला पद है वो क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से पहले और दूसरे के गुणनफल का दुगना होना चाहिए। अगर ये 4 है, ये p है, तो 4 का दुगना ये बीच वाला 8 नहीं है। तो यानी कि ये कहना मैं आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है ये इन सर्वसमीकाओं से हल नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं इसको हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमको दूसरे तरीके का प्रयोग करना पड़ता है। वो क्या है, पहले प्रश्न को अगर हम लें तो पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो द्विघात बहुपद है आपका। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है इसका मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम कहें दिखने में कैसी होती है, ऐसी होती है। इसमें एक अचर पद होता है, एक x का गुणांक होता है और एक x की घात 2 वाला पद होता है। x का मतलब यहाँ तो p है x के स्थान पे, ठीक है, यानी कि चर होता है। x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी, कोई भी चर का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें x की घात 2 के आगे जो a है और लास्ट में जो अचर पद है, इन दोनों को गुणा करते हैं। सबसे पहला काम ये होता है। तो इसके आगे क्या है, पी स्क्वायर के आगे देखो क्या है, केवल अंक अगर हम देखें गुणांक तो केवल 1 है। ठीक है, तो पी स्क्वायर एकम पी स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर 1 था। और यहाँ क्या है, सी के स्थान पर 8 है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है a गुणा सी, 1 गुणा 8, यानी कि हम लागे 8। इसके बाद में जो b आपका यहाँ पर b दिखाई दे रहा है, बीच में जो पद है b, p के आगे यहाँ क्या है, 6 है। तो इस बीच वाले पद के हमें 2 भाग करने होते हैं ताकि जो हमको 3 पद मिले हैं ये 3 के बजाय 4 हो जाए। तो हम बीच वाले को 2 भागों में बांटते हैं। अब वो 2 भाग किस आधार पे किए जाएं, उसके लिए क्या नियम है, उसके लिए नियम ये होता है कि जोड़ के तो आना चाहिए 6 के बराबर। देखो b क्या है, 6 है। तो यानी कि हमको ऐसे 2 भाग करने हैं कि अगर हम उनको जोड़ें या घटाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, तो या तो दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि जोड़ के हमको 6 लाना होता है और गुणा करके हमको AC के बराबर लाना होता है 8 के बराबर। तो 6 के हम कितने टुकड़े कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 6 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 1 में 5 जोड़ के 6 आ सकता है, 2 में 4 जोड़ के 6 आ सकता है, 3 में 3 जोड़ के 6 आ सकता है और 3 इसके उल्टे बिल्कुल। ठीक है, 3 में 3, 4 में 2, 5 में 1, यानी कि कहें तो केवल 3 जोड़े बन सकते हैं जोड़ में अगर हम देखें। अब इन तीनों में किसको गुणा करके, देखो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो हमने आपको बताया कि हमको 6 के बीच वाले के ऐसे 2 भाग करने होते हैं कि जिनको गुणा करके AC के बराबर आए। AC कितना आ रहा है, 8। तो 8 यहाँ किस क्या आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है 2 में 4 जोड़ के 6 आ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ हमारा बीच में कौन पद जो है वो 6p है। तो हम क्या करेंगे, हम 6p के 2 भाग करेंगे, एक हम लेंगे 2p और दूसरा हम लेंगे 4p। ठीक हो गया। तो ये तो था 2 भाग हम कैसे करें, इसको समझने के लिए हमको इतना कुछ करना पड़ा। फिर मैं लिखता हूँ जो द्विघात बहुपद हमको दिया गया है। देखो व्यंजक हमको दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने p की घात 2 को p की घात 2 लिखा, धन 6p के स्थान पे हमें क्या लिख देना है, 2p धन 4p, 2p धन 4p। ठीक है, और धन 8।
अब कितने पद हो गए? अब हो गए 4 पद। पहले 3 ही थे, 3 को हम एक साथ हल नहीं कर सकते थे। अब हम क्या करते हैं, 2 का एक जोड़ा और दूसरे 2 का एक जोड़ा बनाते हैं। ठीक है। अब p की घात 2 का मतलब क्या है? p की घात 2 का मतलब है p गुणा p, धन के स्थान पे धन, और 2p का मतलब है 2 गुणा p। इसी प्रकार बीच का धन को धन लिख देते हैं। 4p का मतलब 4 गुणा p, और 8 में भी 4 आता है ना, 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो जो हमने 2 के जोड़े बनाए थे, ये पहले जोड़े में देखो क्या है जो दोनों में कॉमन है। अगर देखो ये p जो है दोनों में है, और यहाँ 4 दोनों में है, तो इन दोनों में जो एक जोड़ा हमने बनाया था, p को बाहर ले लेते हैं, जो बचेगा उसको कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो p बाहर आ गया तो क्या बचा? यहाँ बचा एक p, और बीच में बच गया धन, और यहाँ बच गया 2। बीच के धन को इसी प्रकार लिख देंगे, दोनों में जो कॉमन है वो बाहर आ गया 4, जो शेष होता है उसको कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। क्या बचा? एक p, और धन के बाद क्या बचा? एक 2। अब देखो दोनों कोष्टकों में इस धन से पहले और इस धन के बाद 2 कोष्टक आए, दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या आ गई, p धन 2 p धन 2। तो क्या करते हैं, अब ये पूरे 2 पद हैं, जैसे यहाँ 2 और यहाँ 2 थे, अब ये पूरा यहाँ से पहले 1 और इस धन के बाद 1, 2 पद हैं। तो इन दोनों में क्या है जो दोनों में कॉमन है? p धन 2 दोनों में है, ये p धन 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो क्या करते हैं, इस p धन 2 को कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा उसको कोष्टक में रखेंगे। तो यहाँ बचा p और यहाँ बचा धन 4। तो इस प्रकार से जो बहुपद हमको दिया गया था, इस बहुपद के गुणनखंड हमने किए। ये बहुपद हमको दिया था, ये गुणनखंड इसके जो हमको प्राप्त हुए, ये हो गए एक कोष्टक में p धन 2 और दूसरे कोष्टक में p धन 4। तो इस प्रकार से इन व्यंजकों के गुणनखंडों को किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा और तीसरा अगर हम करेंगे तो आपको और बेहतरी से समझ में आएगा। तो ये हो गया, देखो q की घात 2 ऋण 10q और धन 21। अब हम यहाँ 10q के 2 भाग करने हैं, तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले ये q में है तो q वाला ले लेते हैं हम। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर बताया था, आपको मानक रूप बताया था, यहाँ हम q के रूप में लेते हैं। ठीक है, a² स्क्वायर प्लस bq प्लस c, ये होता है मानक रूप। तो a के स्थान पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। क्या करते हैं, a गुणा c, a के स्थान पर 1 है, c के स्थान पर 21 है, तो 1 गुणा 21, 21 एकम 21 हो गया। b के स्थान पर क्या है, 10 है, b के स्थान पर है 10। तो कितने प्रकार से 10 को हम लिख सकते हैं? देखो 1 में 9 जोड़ के 10 आ सकता है, 2 में 7 जोड़ के 9 आ सकता है, 10 8 नहीं, कितना लाना है हमें, 10 लाना है। ठीक है, तो 2 में 8 जोड़ के 10 आ सकता है, 3 में 7 जोड़ के 10 आ सकता है, 4 में 6 जोड़ के 10 आ सकता है, यहाँ प्लस के लिखना है हमको, और 5 में 5 जोड़ के 10 आ सकता है। अब इनको गुणा करके देखो। ठीक है, 1 नमा हमको गुणा करके लाना है 21, तो 1 नमा 9, 2 अट्ठे 16, 3 सत्ते आ गया 21। यहाँ देखो 3 सत्ते 21। तो यानी कि हम जो 2 भाग करेंगे वो एक होगा 3 और दूसरा होगा 7, एक होगा 3 और दूसरा होगा 7। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि हमको 10 का मान लाना है ऋण में, किस में लाना है, ऋण में लाना है, तो एक ऋण में होना चाहिए, एक धन में होना चाहिए। मैंने यहाँ दोनों धन में लिखे, आपके क्या लिखे, यहाँ दोनों धन में, तो ऐसे नहीं आओ, हमें एक ऋण में, और आंसर ऋण में आया है। देखो 10 का मान ऋण में है तो ऋण वाली संख्या बड़ी होगी। अगर एक संख्या ऋण में है एक संख्या धन में है तो घटाते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, क्योंकि उत्तर ऋण में है तो बड़ी संख्या ऋण में होगी। ठीक है, अगर हम इसमें एक ऋण ले लें कोई भी तो क्या हो जाएगा, फिर उत्तर 4 आ जाएगा हमारा, 10 नहीं आ पाएगा, 10 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी संख्याओं का चुनाव करते हैं। अब हमको क्या लाना है, अंतर। अब हमको योगफल के बजाय एक संख्या अगर धन में है एक संख्या अगर ऋण में है तो हमको घटाना पड़ेगा, अब जोड़ने के बजाय घटाना। तो घटा के हमें 3 और धन 7 10 था। इसी प्रकार ऋण 3 में अगर हम ऋण 7 जोड़ दें तो भी कितना आएगा, ऋण 3 में ऋण 7 जोड़ेंगे तो आएगा ऋण 10, और ऋण 3 को गुणा कर देंगे अगर ऋण 7 से तो कितना आ जाएगा, धन 21, जो कि हमको लाना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके स्थान पर लिख देते हैं ऋण 3 और ऋण 7, यानी कि ऋण 10q के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ऋण 3q और ऋण 7q। देखो जोड़ के 10q आएगा, गुणा करेंगे तो 7 3 21 आ जाएगा। तो ये लिखते हैं यहाँ पर q की घात 2 ऋण 3q
ऋण 7q धन 21। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। क्या है जो दोनों में कॉमन है? q गुणा q, ऋण 3 गुणा q। यहाँ ऋण 7 गुणा q और यहाँ धन 7 गुणा 3। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो q दोनों में है तो q बाहर ले लेंगे। क्या बचेगा? यहाँ q ऋण 3 और यहाँ ऋण अगर हम कॉमन लेंगे तो देखो दोनों में क्या है? 7 है, तो हमने ऋण 7 कॉमन ले लिया, हमने कॉमन लिया है ऋण 7। तो क्या बचेगा? q ऋण 3। ऋण 3 क्यों बचा? देखो हम इस 7 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ बीच में धन ही रहेगा, चूंकि यहाँ ऋण 7 है, यहाँ ऋण 7 नहीं है, तो हम इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऋण 7 गुणा ऋण 3 भी लिख सकते हैं। देखो ऋण गुणा ऋण धन ही रहेगा, तो ऋण 7 अगर बाहर चले गया तो क्या बचेगा? ऋण 3 बचेगा। ठीक है, तो देखो अब दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या आ गई। क्या आ गई? q ऋण 3 और यहाँ बचा q और ऋण 7। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका गुणनखंड। अब हम आते हैं इसके तीसरे में। इसके तीसरे में जो हमको दिया गया है व्यंजक, ये है p की घात 2 धन 6p ऋण 16। ठीक है, अब गुणनफल क्या आया है? देखो ऋण में है, गुणनफल ऋण में है, गुणा करके ऋण में कब आती है संख्याएं? जब एक धन में हो और एक संख्या ऋण में हो। तो 6p के हम ऐसे दो भाग करेंगे, तो सबसे पहले हम मानक समीकरण लिखते हैं, ये होगा तो a गुणा c कितना हो गया? a के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1, c के स्थान पर है ऋण 16, तो ये हो जाएगा ऋण 16। तो हमें गुणा करके ऋण 16 लाना है और 6p क्या है? b का मान है 6, तो 6 के ऐसे दो भाग करने हैं 6 को, और एक संख्या होनी चाहिए धन में, एक संख्या होनी चाहिए ऋण में। क्यों ऐसा? क्योंकि गुणा करके ऋण 16 तभी आ पाएगा। ठीक है, तो एक संख्या धन में होती है, एक संख्या जब ऋण में होती है तो घटाते हैं, तो किन दो संख्याओं को घटा के 6 लाना है हमें। और योगफल जो घटाओ जो है वो धन में आया है, तो यानी कि धन वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, धन वाली संख्या होगी बड़ी। तो 6 भाई 8 में से अगर हम 2 घटा दें, 8 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, धन 8 ऋण 2 6। 6 से बड़ी संख्या से हमने शुरू किया, अगर हम 7 लेते तो 7 में से हमको 1 घटाना पड़ता तो जाके 6 आता। ठीक है, 8 के बाद हम 9 ले सकते हैं, 9 में से हम कितना घटाएं कि 6 लाएं? 3। ये तो इनको गुणा करके देखो 8 दूनी 16, धन 8 को अगर हम ऋण 2 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगी संख्या ऋण 16। यही हमको लानी थी। तो यानी कि हम 6p का जो मान है क्या रखेंगे? अब दो भाग हमको पता चल गए, एक धन 8p और दूसरा ऋण 2p रख देंगे। फिर यहाँ पर उतार लेते हैं बहुपद को, व्यंजक जो हमको दिया गया है। ठीक है, p की घात 2 को p की घात 2, धन की जगह पर धन। 6p का मान हमें क्या रख देना? अब 8p ऋण 2p, धन 8p ऋण 2p और ऋण 16। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा। p की घात 2 के गुणनखंड p गुणा p है और 8p के गुणनखंड हो जाएंगे 8 गुणा p। ऋण के स्थान पे ऋण लगा देते हैं। ठीक है, 2p का मतलब 2 गुणा p, और 2 8 16 होता है, 2 इसमें भी आ रहा तो इसको हम 2 गुणा 8 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ p कॉमन है तो p ले लिया शुरू के 2 में, यहाँ बच गया p धन 8। जो बचता है उसको कोष्टक में लिख देते हैं। यहाँ ऋण 2 दोनों में है तो ऋण 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ p ऋण 2 कॉमन चल गया तो 8 के आगे क्या है? चिन्ह धन है, तो ये बच गया। दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या आ गई, p धन 8 और दूसरे कोष्टक में आ गई p ऋण 2। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे तीसरे वाले व्यंजक के गुणनखंड। तो इस प्रकार के अगर व्यंजक हमको दिए गए हों तो इनका गुणनखंड करने का तरीका ये है। आप इससे पहले कुछ उदाहरण दिए गए हैं उनको भी आप करें, इन सवालों को आप करें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से हल करने आ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें।